हे एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए आज का चैप्टर तो क्या है। आज का आपका जो चैप्टर है, आप लोग देख रहे हैं कि 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 का हमने एक मंथ में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। यानी 4 क्लासें एक महीने में निपट गई आपकी। अब क्या करना है, हमें 10th का साइंस 10th का हिस्ट्री देखना है। सॉरी, साइंस नहीं, हिस्ट्री आपका। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो हर चीज़ यूरोप से ही लेकर चले ये लोग। आपने क्लास 9th में देखा था, तो हमें यूरोप का ही इतिहास आपका फ्रांस वगैरह का पढ़ाया गया था। फ्रांस की क्रांति, रसिया की क्रांति, यूरोप एशिया का सब पढ़ाया गया था, है ना। तो आज हमें देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 10th का आ गया। 10th का आपका 5 से 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 11 और इसके बाद 12 का हिस्ट्री समाप्त है। इसके बाद हम लोग पॉलिटी या फिर इकोनॉमी देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बता देना कौन सा सब्जेक्ट आपका पहले पढ़ना है ना। चलिए, भूगोल अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले भूगोल देखिए, क्योंकि सब फर्स्ट टाइम आप लोग भूगोल देखिए। हिस्ट्री से पहले भूगोल देखना, ताकि हिस्ट्री आपको थोड़ी समझ में आए, वरना जो है हिस्ट्री आपको बोरिंग लगेगी। चलिए देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 2 पार्ट में ही इसको भी डिवाइड करेंगे। चैप्टर बहुत बड़ा है आपका, एक पार्ट में हो नहीं पाएगा, 2 पार्ट में करेंगे इसको। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सबसे पहले बड़ी ऐसी पेंटिंग दिखाई गई है, तो इस पेंटिंग को देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इधर से 1848 की बात की हुई है। कब की हुई है बात? 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्रियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। ये जो ऊपर चित्र दिखाए गए 4 चित्र मिक्स हैं इसमें। आगे देखिए इसमें कौन कौन से चित्र हैं। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा। सपनों का एक संसार आप इधर पे देख सकते हैं, ऊपर के साइड इधर पे देखिए, ये सब सपनों का संसार है। ऊपर की साइड ऐसे परियों की तरह कोई उड़ता है, राजा हमार परियों, और ऐसे ये लोग उड़ रहे हैं, कुछ व्यक्ति और कुछ औरतें, है ना। चलिए देखिए, तो एक जो है सपनों का संसार रचा, जो उसके शब्दों में देखिए उसने क्या बोला, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ था। इस श्रृंखला के पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। इस चित्र में दिखाया गया है। जो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। तो देख लीजिए इसको, ये देखिए, ये घोषणा पत्र है, मसाल है। चलिए आगे देखिए, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। जो संस्थाएं थी उनके टूटे फूटे अवशेष बिखरे हुए हैं। सार्रियू ने कल्पनादर्श, यूटोपिया बोलते हैं कल्पनादर्श को। यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो जब तक राज्य बन चुके थे, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो नए शब्द दिए हुए हैं, इसमें पहला नया शब्द है निरंकुश। तो निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यानी सरकार तो है, लेकिन जनता पर उसका कोई अंकुश नहीं है, निरंकुश। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा गया है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। अब जब इनका अंकुश नहीं रहता है जनता पर, तो दमनकारी भी होते हैं, यानी मार कुटाई भी करेंगे उसकी जनता की, सैन्य बल का उपयोग भी करेंगे, सेनाओं के बल का। और केंद्रीकृत तो है ही सरकार, सेंट्रलाइजेशन तो है ही इसका, तब तो सरकार है। अब देखिए कल्पनादर्श, यूटोपिया बोलते हैं इसको। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना संभव ही ना हो, इसको कहते हैं कल्पनादर्श, है ना। कल्पना का मतलब होता है इमेजिन करना किसी चीज़ को, और दर्श, अब आप कल्पनादर्श यानी इमेजिनेशन कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी सरकार होगी जो एक बहुत आदर्श सरकार होगी।
और इतनी आदर्श सरकार होगी कि वो सपने में ही रहेगी, ख्याली पुलाव के जैसे, पक कभी नहीं सकती है, यानी बनेगी कभी नहीं। तो एक तो था निरंकुशवाद सरकार, समझिए इसको, दूसरी है कल्पनादर्श सरकार। तो सारियों ने क्या किया हुआ है, उसने ओनली कल्पना की हुई है, बल्कि ऐसी सरकार इनको कभी नहीं बनेगी। सीधी सीधी बात है ना कि इतनी आदर्श सरकार जो कभी बन ही नहीं सकती, जिसका बनना असंभव है। और निरंकुशवाद, जिस सरकार का अपनी सत्ता पर अंकुश ही ना हो, और जो सरकार है वो सेंट्रलाइज होगी, केंद्रीकृत होगी, सैन्य बल होगा उसके पास, सैन्य बल से भी जनता को रोकने की कोशिश करेगी मारकूट करके, और दमनकारी होगी, यानी जनता को धमकाएगी, डरवाएगी, मारेगी। तो दोनों शब्द आपको क्लियर हो गए होंगे, एक तो निरंकुशवाद और दूसरा कल्पनादर्श। कल्पनादर्श को कहते हैं यूटोपिया, इसको याद रखना। कल्पनादर्श शब्द आपको पूछा नहीं जाएगा, बल्कि यूटोपिया आपसे पूछ सकता है। यूटोपिया पूछेगा तो ऐसी समाज की कल्पना, ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना असंभव है, हो ही नहीं सकती साकार। चलिए देखिए आगे, बहुत अच्छे शब्द थे दोनों शब्दों को याद रखना। निरंकुश तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक यूटोपिया खास तौर से याद रखना। प्रतिमा के पास, इधर से देखिए, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, एक मिनट, इधर से देखिए, इधर से फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। इसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो कि काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। जो जर्मनी के लोग हैं वो आप बार बार फोटो में तो आपको दिखाने नहीं वाली, उससे कुछ नहीं होने वाला, आप देख लेना, है ना। किताब आपके पास होगी, किताब खोल के रखना अपने मोबाइल में साइड में। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के बगल में किताब रखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, चित्र देखते जाना। देखिए जर्मनी के लोग जो हैं वो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे खड़े हुए हैं इस फोटो में। यह दिलचस्प है कि जिस समय सार्रियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। किसके संविधान के अंतर्गत, यानी इन्हें संविधान चाहिए था। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिल्लियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग, इतने सारे देशों के लोग इसमें दिखाए गए हैं। अब देखिए धर्म के ऊपर अगर देखें तो ऊपर स्वर्ग में, जो ऊपर स्वर्ग दिखाया गया था, मैंने दिखाया गया था, ये लोग उड़ रहे हैं। ईसा मसीह दिखाए गए हैं, ऐसे क्रॉस का चिन्ह उनके हाथ में है, देखिए आप जाके। संत दिखाए गए हैं, फरिश्ते दिखाए गए हैं, इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। यानी ऊपर से, यानी आसमान से, स्वर्ग से ईसा मसीह देख रहे हैं कि नीचे क्या चल रहा है, संत और फरिश्ते उधर से सब नज़ारा देख रहे हैं। एकदम जैसे टीवियों में दिखाया जाता है कि भगवान ऊपर से बैठे बैठे देखते हैं कि नीचे क्या चल रहा है, उसी टाइप से तस्वीर बनाई हुई है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया हुआ है। अब देखेंगे इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सार्रियों ने चित्ररेखा में की है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर चुका था जिसने जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाए। देखते हैं कि क्या राजनीति में बदलाव हुए, क्या मानसिक में यूरोप के। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। क्या हुआ? बहुराष्ट्रीय वंशीय, यानी बहुत सारे राष्ट्र थे और उनके अपने अपने वंश थे। अब क्या हुआ? एक राष्ट्र राज्य उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां तथा विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्व सत्ता एक राष्ट्रीय शक्ति, एक केंद्रीय शक्ति की थी, सेंट्रलाइज था। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अंग देखिए, साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों, नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। यानी यूरोप में जो कई तरह के राजवंश चल रहे थे, कई तरीके के राष्ट्र साम्राज्य चल रहे थे, अब उससे हटकर लोगों को लगा संविधान होना चाहिए और जो है एक राष्ट्र राज्य होना चाहिए। तो यूरोप में अब राष्ट्रवाद का उदय हुआ 19वीं सदी में।
तो इस चीज़ को आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई बीच में, है ना, कैसे कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो देखिए आगे, जनमत संग्रह, जनमत जनता का मत, संग्रह मतलब इकट्ठा, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो जनमत संग्रह, जन अलग करिए, जन मीन्स क्या होता है, लोग, और मत मीन्स मत, वोट, वोट देना, है ना, और संग्रह मतलब समूह, तो सभी लोगों के वोट समूह, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं इसको। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार कैसे आया, बताया ना कि राष्ट्रवाद का विचार कुछ पहले से नहीं था, बाद में आया। तो देखते हैं, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी इसके बाद राष्ट्रवाद का विचार कैसे आया लोगों के मन में। देखिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति आपको 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। जैसे कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश मतलब उसका अपनी जनता पर कोई अंकुश नहीं था, है ना, फ्रांसीसी, और अंकुश नहीं था तो ये मार कुटाई भी करता था जनता की अच्छी खासी तरीके से, चाहे फिर वो सेनाओं के द्वारा करे, सेनाओं के द्वारा ही करेगा, और किसके द्वारा करेगा। चलिए आगे, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। देखते हैं, मतलब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी राजा के द्वारा नहीं होगा, और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। चलिए देखेंगे, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान ने के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। देखते हैं, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। नया जो है तिरंगा झंडा चुन लिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथ ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और एक नए राष्ट्र के नाम पर ये सब चीज़ें हुई। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। देश के अंदर ही क्या किया गया, टैक्स लेना ख़त्म कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। जो फ्रेंच है, पेरिस में फ्रेंच बोली लिखी और बोली जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इसी को राष्ट्र की भाषा बनाया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। ये लक्ष्य बना लिया कि जो निरंकुश शासक थे, जो राजा थे, जो मारकुटाई टाइप के थे, उनसे मुक्त करवाया जाए देशों को। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। देखते हैं कि आगे जैकोबिन क्लब क्या थी। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी सेनाएं। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब राष्ट्रवाद का विचार जो है अन्य देशों में भी जाने लगा। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, नेपोलियन आ गया इधर पे, वहाँ उसने एक ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस ने पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बनी रहे। 1804 की नागरिक संहिता जो आई थी, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता बोला जाता है, फ्रांस में नेपोलियन की बात कर रहा है ना। तो 1804 में जो नागरिक संहिता
नेपोलियन ने जारी की थी संहिता के नाम से जाना जाता था, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। जन्म के आधार पर मतलब जन्म हुआ आपका तो आपको महाराजा घोषित कर दिया जाएगा, इस तरीके से ये चीज़ें विशेष अधिकार समाप्त किए। उसने कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। मतलब यानी चीज़ें सुधरने लगी थी, सीधी सी बात है। राष्ट्रीयकरण होने लगा था यूरोप का। शहरों में भी कारीगरों ने के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। सबको आज़ादी मिल गई, किसानों को मिल गई, कारीगरों को मिल गई, मजदूरों को मिल गई। उद्योगपतियों और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप की एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं की पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। सबको ही अपना अपना भला सोचने लगा। आगे देखिए, लेकिन जीते हुए इलाके में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और बारसा की संधि आपकी कितनी फेमस है। बारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। इन लोगों ने तोहफा दिया कि आप स्वतंत्र हो गए, है ना। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों में मिले फायदे में कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। ये चीज़ें दिखने लगी लोगों को। आगे देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। धीरे धीरे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं। देखिए, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। मध्य 18वीं सदी की बात कर रहा है, 1750 के आसपास की। कहाँ से मिल जाएगा आज जैसा, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य। देखिए, जो है, अगर ऑस्ट्रिया और हंगरी की बात करें तो यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था, हैब्सबर्ग। कई अलग अलग क्षेत्रों, जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया के सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीनबर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीनबर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में देखें आप, बोहेमियन और स्लोवाक। कॉर्नियोला में आपको मिलेगा स्लोवेन्स। दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांससिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग मिलेंगे। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। सम्राट जब सबको एक से समझेगा तो लोग बाग अपने आप बंध जाएंगे। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बताई गई हैं। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत, नेपोलियाई का पतन, वियना शांति समझौता हुआ इतने समय पर 1814-15 के समय पर। 1881 में 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष,
1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त, इतना सब चीज़ें हुई। ये आपका इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होते गए। 1905 की बात कर रहा है, 19वीं सदी में आ गए। चलिए देखिए कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, तो देखते हैं कि इनको कैसे एकत्रित किया गया। कुलीन वर्ग यानी जो बड़े लोग थे, मध्य वर्ग यानी बीच वाले। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग और कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कारणों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। आगे देखिए, पश्चिम में ज्यादातर जमीन एक किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। आगे क्या हुआ? कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। चलिए देखिए आगे, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद चाहिए तो उसके क्या मायने थे। यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद। नए मध्य वर्ग के लोग उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद का मतलब क्या था? व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सभी, उदार, किसी के प्रति उदार रहना, उदारता की भावना रखना, है ना, दया भावना रखना। अर्थ भी तो इसका है, लेबर का मतलब आज़ाद। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी थी। देखिए इसको आगे, राजनीतिक रूप से जो उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। मतलब इनको क्या लगता था, जो हम सरकार बनाए वो सबकी सहमति से बने, लोकतांत्रिक देश टाइप का। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वे उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। फिर से इसको ध्यान से एक बार देखिए कि जब फ्रांसीसी क्रांति की समाप्ति हुई तो जो उदारवाद निरंकुश शासन था, निरंकुश था, जिसकी अपनी जनता पर कोई अंकुश नहीं था और जिसके कारण मार पिटाई भी करता था, तो इसमें क्या था? पादरी के विशेष अधिकार की समाप्ति। जो पादरी वर्ग था उसको बहुत ही अच्छे अधिकार दिए जाते थे, विशेष अधिकार, है ना, तो उस चीज़ की समाप्ति चाहिए। और संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर, तो संविधान बना के संसद वाली सरकार चाहिए हमें। 19वीं सदी के, यानी ऐसी सरकार जो सबके विचार सुने। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया। इस पर भी बल दिया गया, कैसा? निजी संपत्ति के स्वामित्व पर। लेकिन यह जरूरी नहीं कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में हो। मतलब ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको मत देने का अधिकार हो। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही था। पिछले चैप्टर में हमने देखा है ना, अंत में संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। जिनके पास संपत्ति नहीं थी या जो बड़े लोग नहीं थे, जो पादरी वर्ग के नहीं थे, उनको क्या किया गया? उनको जो है राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया गया। राजनीति में नहीं जा सकते थे। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिक
जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी ऑल टोटल पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले आई। इसने फिर सीमित कर दिया नेपोलियन की सरकार ने। अधिकार सबको देना चाहता था लेकिन मताधिकार नहीं देना चाहता था। उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पतियों के अधीन कर दिया। महिलाओं को वयस्क नहीं माना जाता था, उनसे जो है वोट नहीं दे सकती थी। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। सही बात है। सिर्फ इसने क्या किया, महिलाओं को छोड़ दिया हटा के और व्यक्तियों आदमियों को छोड़ दिया, यानी पुरुषों को। इसने मत अधिकार किसको दिया? सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों को। चलिए देखिए, यानी उच्च वर्ग से ज़्यादा इसने जिसके पास संपत्ति है उसको दिया अधिकार। आगे देखिए, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। आर्थिक क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो इसने क्या किया, बाजारों में जो बंदिशें थीं, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण, यानी जिसका सामान है वो आज़ादी से बेच सकता है। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा, कितने महासंघ बन गए? 39 राज्य का। इनमें से अपनी अपनी सबकी मुद्रा होती थी और नापतोल की प्रणाली अपनी अपनी होती थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। क्यों? क्योंकि 39 राज्य थे, समझ रहे हैं इसको, ठीक है। और सब राज्य अपनी मुद्रा बनाए बैठे थे, सब अपना नापतोल प्रणाली खुद की थी, है ना। तो बताइए, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाने के लिए उसे 11 सीमा शुल्क से गुजरना पड़ा। चलिए देखिए आगे। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। कितना खर्च आ गया होगा उसको खुद सोचिए। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था अलग थी, अतः हिसाब लगाने में समय अलग लगता था। ऐसा नहीं है कि आपने पिछले नाकेबंदी पे तौल करवा ली तो आप आगे जाके बता देंगे भाई इतना तौल है हमारे पास, आप इतना टैक्स लीजिए, हमें जान दीजिए। नहीं, सब अपनी नापतोल अलग अलग करेंगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना देखिए, एले, जिसकी लंबाई जगह के साथ क्या होती थी, घटती बढ़ती रहती थी। मगर एक एला कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा गया तो उसको 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। अगर मेंज में मिला तो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में मिला तो 65.5 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में मिला तो 53.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इनकी नापतोल अलग अलग थी। आगे देखिए, नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी स्थितियों को आर्थिक विनियमन और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। यानी अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति जाता है एक शहर से दूसरे शहर, उसे 11 नाकाबंदियों पर टैक्स दिए। तो ये लोग क्या चाहते थे? ये लोग ऐसी व्यवस्था चाहते थे आर्थिक क्षेत्र में जहाँ पे क्या हो, लोगों की पूंजी का आवागमन हो तो बाधा रहित हो। इतना ज़्यादा हर जगह 5% टैक्स आप कहाँ तक देंगे? ऊपर से हर जगह की नापतोल अलग है। 1834 में पिरसा की पहल, पिरसा जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है ना, जो 39 राज्य बटे उन्हीं में से एक है पिरसा। 1834 में पिरसा की पहल पर 1834 में पिरसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल बेराइन स्थापित किया गया। कहाँ पे? पिरसा में, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, शुल्क अवरोध नहीं लगे अब, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उसने पहले 30 से ऊपर थी। मुद्रा सिर्फ 2 प्रकार की चली, पहले कैसी थी? 30 से ज़्यादा थी। 39 राज्यों में 30 से ज़्यादा प्रकार की मुद्राएं चलती थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, रेलवे का जाल बढ़ा और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। चलिए अब देखिए, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद स्टार्ट हुआ। क्या हुआ 1815 के बाद की बात कीजिए। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकार रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित हुई। 1815 में नेपोलियन हार गया। रूढ़िवादी मानते थे
कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। आगे जो पारंपरिक संस्थाएं आई उन्होंने बोला राजतंत्र और चर्च होने चाहिए और सामाजिक ऊंच नीच भी होनी चाहिए और संपत्ति का अधिकार भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। इन्हें पहले जैसा नहीं चाहिए था। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। आधुनिकीकरण, एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। अब ये सब चीज़ें अब समाप्त हो जाएंगी तो जो शासक आएंगे तो वो निरंकुश तो रहेंगे ना, और उनको शक्ति तो प्रदान हो जाएगी। देखिए रूढ़िवाद क्या है? ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास की प्राथमिकता देता है। मतलब ये तेजी से जो नेपोलियन के समय पर बदलाव हुए, इस चीज़ को रूढ़िवादी लोगों ने पलटना चाहा। ऐसी राजनीतिक दर्शन चाहिए इनको जो अपनी परंपरा को माने, जो ऊंच नीच का व्यवहार चल रहा था वो चीज़ बनी रहे, है ना। स्थापित संस्थाएं रिवाजों पर जोर दे, जो रीति रिवाज पहले के थे जो चले आ रहे हैं उन सब पे जोर दे। ये होते हैं रूढ़िवाद लोग। इन्हें तेज बदलाव अच्छे नहीं लगते, इन्हें धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में बदलाव चाहिए। चलिए देखिए आगे देखिए 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ये सब मिल गए थे और नेपोलियन को इन्होंने 1815 में हरा दिया। कि प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वियना, इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया ने की। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की। ट्रीटी ऑफ वियना पूछी जाती है 1815 में हुई कि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन ने किए थे, जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। इस तरीके से इन्होंने वियना संधि की। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश, फ्रांस में बुर्बो वंश था जब फ्रांस की क्रांति हुई, बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया, फिर से बुला लिया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। जिस राज्य को नेपोलियन ने फ्रांस में जोड़ा था उस चीज़ को हटा दिया गया। रूढ़िवाद आए फ्रांस में वो चीज़ें सारी पलट गईं जो नेपोलियन ने की थी। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। बाउंडेशन लगा दी गई फ्रांस पर। नेपोलियन ने फ्रांस को काफ़ी विस्तार किया था। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट ने जिनेवा जोड़ दिया। प्रूसिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा बता दिया गया, जबकि प्रूसिया को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया। अपने तरीके से राज्यों को बांट दिया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। मतलब जो राजतंत्र नेपोलियन ने जोड़े थे उनको तोड़ दिया गया, और जिन राज्यों को नेपोलियन ने बर्खास्त किया था, ख़त्म किया था, उनको फिर से बना दिया गया, है ना। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य बना लिया। रूढ़िवादी व्यवस्था बनाई। धीरे धीरे आप उन्हीं परंपराओं को लेकर चलेंगे, जल्दी से बदलाव नहीं लाएंगे। यानी चीज़ें ज्यों की त्यों हो गई जितनी नेपोलियन ने बदली थी। आगे देखिए 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। जिस शासक का अपनी जनता पर अंकुश ना हो उसको कहते हैं निरंकुश। और जब अंकुश ना हो यानी जनता तितर बितर हो जाएगी, और तितर बितर हो जाएगी तो जो राजा है वो सैनिकों के द्वारा हमले भी करवाएगा।
अब देखिए रूढ़िवादी शासन से क्या हुआ, रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी, अंकुश नहीं था। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। देखिए आपने चीज़ें बदली, आप राजा हैं, आपका शासन है, ठीक है, लेकिन जनता के दिमाग को आप नहीं बदल सकते। जनता के दिमाग में अभी भी वही चीज़ें पनप रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। दीजिए हमें, क्या किया, मुद्दा लेके बैठ गए कि प्रेस की आज़ादी हमें चाहिए। आगे देखिए, आगे देखेंगे, आगे देखिए क्रांतिकारी देखिए क्या हुआ। 1815 के बाद के 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्री व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। जो वियना संधि हुई थी उसको वियना कांग्रेस बताया गया है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। क्यों? क्योंकि वियना संधि ही इसके लिए हुई थी कि जो नेपोलियाई चीज़ें हुई हैं उनको पलट दिया जाए। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। देखिए ऐसे ही हुआ व्यक्ति था, ऐसे ही कौन सा व्यक्ति था, इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेप्पी मैत्सनी। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। किसको? ज्यूसेप्पी को, जिसका जन्म इटली में हुआ था, है ना। देखिए तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मर्सेई में यंग इटली और दूसरा उसने बर्न में यंग यूरोप। 2 संगठन उसने स्थापित किए जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्रीय मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। देखिए आगे, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। चलिए देखिए आगे, क्रांतिकारियों का युग। देखिए इसका कितना रह गया, क्रांतिकारियों का युग कहाँ तक चलेगा, क्योंकि फिर इसमें सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे सेकंड पार्ट में क्रांतियों का युग, यहाँ से सेकंड पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके थर्ड पॉइंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लगभग 15-20 मिनट लग जाएगा, 1 घंटे से ऊपर वीडियो चला जाएगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।